किसी बड़े तूफान से पहले जिस प्रकार से पूरा माहौल शांत हो जाता है, यही शांति मैं बिहार की शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से महसूस कर पा रहा हूँ। क्या ये किसी बड़े तूफान की तरफ इशारा है? बीएड को शामिल कराते हुए जैसे ही बीपीएससी इस परीक्षा को कंडक्ट करवाती है, तुरंत बिहार राज्य सरकार और बीपीएससी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के दोषी हो जाएंगे। इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बात कर रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चाहें तो जरूर देख लीजिएगा। बिहार के शिक्षा विभाग की मंशा इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के ठीक हो सकती है, लेकिन उसकी दिशा इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के ठीक नहीं दिख रही है। अगर इस भर्ती परीक्षा से पहले बिहार का शिक्षा विभाग अपनी चुप्पी नहीं तोड़ता है और कुछ चीज़ों के बारे में जरूरी संशोधन नहीं करता है, तो भले ही बीएड इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो जाए, लेकिन उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। और अगर डीएलएड वाले अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि भर्ती होने के बाद से तुरंत उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, तो भी ये मामले कोर्ट में फंसे रहेंगे। इसलिए कुछ पॉइंट्स के बारे में राज्य सरकार और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस नोटिफिकेशन में संशोधन होना बहुत जरूरी है, अन्यथा की कंडीशन में ये चुप्पी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बीएड अभ्यर्थियों को अगर ये लग रहा है कि बिहार राज्य सरकार, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट और बीपीएससी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर चुप है, तो वो बीएड के साथ में है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। जिस प्रकार से देश संविधान से चलता है, संविधान क्या है? नियमों का एक सेट है। उसी प्रकार से कोई भी भर्ती प्रक्रिया उसके नोटिफिकेशन से चलती है। नोटिफिकेशन क्या है? नियमों का ही सेट है। बीपीएससी आयोग के द्वारा बिहार में हो रही शिक्षक भर्ती के लिए जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया, उसके बाद से बहुत बार संशोधन हो चुके हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इसलिए एक और संशोधन करना बेहद जरूरी है। अब बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्राइमरी में मिनिमम एलिजिबिलिटी जो तय की गई है कक्षा 1 से 5 के लिए, उसके लिए आप देख सकते हैं बीएड के बारे में क्या कुछ मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक यानी बीएड की बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पर परंतुक में क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। ये एनसीटी के 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन की बात करता है, जिसमें 6 महीने के ब्रिज कोर्स की बात की गई है 2 साल के अंतर्गत। यानी कि ये सीधे 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड को शामिल किया गया है, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया है अपने फैसले के आधार पर। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह डाउट हो सकता है कि चूंकि ये नोटिफिकेशन पहले जारी किया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आया, तो क्या ये इस पर लागू होगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, उसमें डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो बिहार में भर्ती प्रक्रिया 6वें चरण में कंप्लीट हो चुकी है और जो 7वें चरण में चल रही है, ये सब कुछ इससे प्रभावित होने वाला है। आप वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बिहार राज्य सरकार और बीपीएससी आयोग जिस नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड को शामिल कर रही थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उसे नकार दिया है, तो यहीं पर बीएड की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। इसलिए सबसे पहले राज्य सरकार को और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये अवगत कराना होगा कि आप किस आधार पर बीएड को प्राथमिक में शामिल करने जा रहे हैं। अभी भी राज्य सरकार के पास एक अवसर है, जिसके तहत अगर वो चाहे तो बिहार में हो रही शिक्षक भर्ती में बीएड को अलाउ कर सकती है। लेकिन अगर वाकई में वो अलाउ करना चाहती है तो, अन्यथा की कंडीशन में अगर राजनीति के लिए केवल किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये भर्ती जाकर के भविष्य में फंसेगी ही फंसेगी। भले आज बीएड परीक्षा दे लें, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र कभी मिल ही नहीं सकता। इसलिए यह जरूरी है कि परीक्षा से पहले इस नोटिफिकेशन में कुछ जरूरी बदलाव किए जाएं। अगर राज्य सरकार वाकई में बीएड को शामिल करने के लिए गंभीर है, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ पत्र लिखने होंगे और कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। कैसे पत्र, ध्यान से समझिएगा। आरटीई एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 2 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह कर सकती है कि बीएड को अलाउ कर सकती है, लेकिन केवल कहने मात्र से नहीं होगा। आपको सब कुछ रिटर्न में दिखाना होगा इस परीक्षा से पहले। और इसके लिए क्या जरूरी है? देखिए, राज्य सरकार को सबसे पहले यह तय करना होगा कि जो अपेक्षित न्यूनतम आहारता है वो हमारे यहाँ कम है, और उसके संदर्भ में केंद्र सरकार को इसके लिए पत्र लिखना होगा। और केंद्र सरकार आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत एनसीटी को शक्तियां दे रखा है, इसलिए एनसीटी से केंद्र सरकार अप्रूवल लेगी। उसके बाद बिहार राज्य सरकार मिनिमम एलिजिबिलिटी से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या कम दिखा करके बीएड को अलाउ कर सकती है।
लेकिन केवल कहने मात्र से नहीं होगा, ये सब कुछ लेटर जो है वो रिटर्न में होना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर बीएड को अलाउ करने जाती है तो डीएलएड वाले अभ्यर्थी इसका विरोध करेंगे और फिर से मामला कोर्ट में जाएगा। वहां पर राज्य सरकार अपने पक्ष को रख ही नहीं पाएगी अगर केवल मौखिक तरीके से ये केवल कम्युनिकेशन होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उस समय एनसीटी से पूछा गया कि क्या आपने इस प्रकार की कोई कमेटी बनाई थी। उन्होंने केवल मौखिक तरीके से बोल दिया कि हाँ हमने कमेटी बनाई थी, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रूफ मांग लिया कि आपने जो कमेटी बनाई थी उसका कुछ तो प्रूफ होगा। उन्होंने साफ मना कर दिया कि इसको लेकर के हमारे पास प्रूफ नहीं है। उसके बाद से बीएसटीसी के वकीलों ने एक आरटीआई का डेटा दिखा दिया कि जिसमें एनसीटी ने खुद स्वीकार किया था कि इस प्रकार का कोई भी कमिटी नहीं बनाया गया था इस नोटिफिकेशन को जारी करने के आधार के लिए। यानी कि केवल मौखिक तरीके से राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार अगर कह रही है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है जब तक आपके पास प्रूफ ना हो रिटन में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार राज्य सरकार को सबसे पहले केंद्र सरकार को पत्र लिखना होगा। केंद्र सरकार रिटन में पत्र लिखेगी एनसीटी को, एनसीटी आदेशित करेगा केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार फिर आदेशित करेगी राज्य सरकार को। तब यह पॉसिबल है कि बीएड इसमें शामिल हो पाएगा, लेकिन इस सभी चीजों के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। और ये सभी चीजें प्रूफ कर पाना कि हमारे पास पर्याप्त संख्या नहीं है डीएलएड की, ये भी बहुत टेढ़ी खीर है। ये निश्चित तौर पर शक्तियां जरूर दे रहा है, लेकिन यहां पर जब राज्य सरकार अपना पक्ष रख रही होगी कोर्ट में तो आईए दाखिल करके डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी उपस्थित होंगे, जहां पर आंकड़े ये रखे जाएंगे कि हमारी संख्या पर्याप्त है। अब राज्य सरकार बनाम डीएलएड ये मामला हो जाएगा कि किसकी बात को माना जाए। यहां पर चूंकि आप देखेंगे कि पर्याप्त संख्या, पर्याप्त संस्था या फिर जो कैंडिडेट हैं उनकी न्यूनतम अर्हता से संबंधित पर्याप्त संख्या नहीं है। अब पर्याप्त संख्या यहां पर डिफाइन नहीं किया गया है कि एक सीट पर कितने सापेक्ष बच्चे फाइट करेंगे तो वो पर्याप्त माना जाएगा। अब राज्य सरकार कह सकती है कि हमें 10 एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थी चाहिए, तब हम इसे पर्याप्त मानेंगे। वहीं कैंडिडेट ये कह सकते हैं कि एक सीट पर 3 को पर्याप्त माना जाए, तो वहां पर राज्य सरकार को ज्यादा तवज्जो देगी केंद्र सरकार, क्योंकि उसका एक तरीके से कोई भी भर्ती प्रक्रिया संचालित करने का अधिकार है कि वो क्या नियम बनाना चाहती है, लेकिन नियम कानून के अंतर्गत होनी चाहिए। अब कानून ये कहता है कि आपको इसके लिए प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार को पत्र लिखना होगा। केंद्र सरकार एनसीटी से अप्रूवल लेगी, एनसीटी फिर केंद्र सरकार को अवगत कराएगी, केंद्र सरकार फिर आपको अप्रूवल देगा, तब जाकर के आप बीएड को अलाउ कर सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए कुल आवेदनों की बात करें तो 8,58,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हुए हैं, जिसमें से अगर केवल प्राथमिक की बात करें तो 7,52,514 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। और उसमें भी अन्य राज्य से जो कि बिहार के बाहर के हैं उनकी बात करें कुल 3,13,500 है। इन 3,13,500 में से आधी संख्या आप बीएड की मान सकते हैं और आधी संख्या डीएलएड की मान सकते हैं। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 1,60,000 के आसपास, 1,60,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि बीएड होंगे और बिहार राज्य से बाहर के अभ्यर्थी होंगे। इनके एलिजिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल लगा हुआ है, ना सिर्फ बीएड बाहर होने की वजह से, बल्कि अगर बिहार राज्य सरकार नियम कानून के अंतर्गत बीएड को अलाउ भी कर देती है तो भी इनकी एलिजिबिलिटी पर हमेशा सवाल रहेगा। इसके लिए राज्य सरकार को एक और कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि चूंकि ये बीएड के अभ्यर्थी हैं और इस वजह से सीबीएसई बोर्ड ने बीएड के रिजल्ट को नकार दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर। क्योंकि आप सीटेट 2022 के रिजल्ट को जब आप ओपन करेंगे, जो कि डिजी लॉकर में आया होगा, तो उसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों के और सभी के अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर एक लाइन मेंशन किया गया है कि ये जो रिजल्ट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी के अंतर्गत रखा गया। यानी कि चूंकि वहां से बीएड हार चुका है सुप्रीम कोर्ट से, इस वजह से ये रिजल्ट इनका रद्द हो जाता है। यानी कि ये जो 1,60,000 बीएड कैंडिडेट हैं अन्य राज्य के, मतलब बिहार से बाहर, उनके लिए तो पहले टेट पास होना जरूरी है, तभी तो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे। और जिस स्टेट के आधार पर, जिस सीटेट के आधार पर वो सम्मिलित हो रहे हैं, वो तो पहले ही रद्द हो चुका है। तो सबसे पहले बिहार राज्य सरकार को एक और पत्र लिखना होगा एनसीटी को। एनसीटी को बिहार राज्य सरकार एक पत्र लिख सकती है जिसमें बिहार राज्य सरकार एनसीटी से यह गुहार लगा सकती है कि हम आर्टिकल 23 के उपधारा 2 की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं और चूंकि अन्य राज्यों को मौका दे रहे हैं, इसलिए 1,60,000 जो अन्य राज्य के बीएड कैंडिडेट हैं, इनका जो सीटेट का सर्टिफिकेट है उसको इस भर्ती के लिए अलाउ कर दिया जाए। एनसीटी अगर अप्रूवल देती है तभी ये 1,60,000 अभ्यर्थी मान्य हो सकेंगे, अन्यथा की कंडीशन में कोई दूसरा रास्ता नहीं है बिहार के बाहर इन बीएड वाले 1,60,000 अभ्यर्थियों को इस बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराने के लिए। यानी कि देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। बिहार राज्य सरकार को जितनी शांति अभी है बिहार में, वो पूरी तरीके से वो उस बड़े तूफान की तरफ ही इशारा कर रहा है। इसलिए ये शांति भंग करके बिहार राज्य सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने होंगे, तभी इस भर्ती प्रक्रिया में बीएड सेफ है। अन्यथा की कंडीशन में भर्ती परीक्षा होने के बावजूद भी बीएड बिल्कुल उस पर खतरा मंडरा रहा है, वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई थोड़ी है।
तो यहां पर राज्य सरकार को सबसे पहले केंद्र सरकार से परमिशन लेकर के और एनसीटी के माध्यम से वो आर्टिकल 23(2) के अंतर्गत बीएड को अलाउ करवाना होगा, और उसके बाद अलाउ होने के बावजूद भी अन्य राज्य के अभ्यर्थी बीएड तभी मान्य होंगे जब इनका टेट अलाउ होगा। और टेट को अलाउ कराने के लिए एनसीटी से पत्र लिख करके एनसीटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि ये बाहर के राज्यों के जो सीटेट है जिसको इनवैलिड कर दिया गया है उसको इस केवल भर्ती के लिए वैलिड किया जाए। अगर एनसीटी अप्रूवल दे देती है तो ये पॉसिबल होगा, अन्यथा की कंडीशन में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि चूंकि एनसीटी का 28 जून 2018 का गजट जब रद्द हो गया है तो एनसीटी कैसे अप्रूवल दे सकती है। देखिए, आर्टिकल 23(2) में जब राज्य सरकार के पास इस प्रकार की शक्ति है कि वह बीएड को अलाउ कर सकती है अगर उनके पास डीएलएड की संख्या कम है तो उस कंडीशन में बीएड जब टेट क्वालिफाई होगा तभी तो वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएगा। यानी कि एनसीटी कुछ स्पेशल कंडीशन में इन बीएड अभ्यर्थियों के टेट को अलाउ कर सकती है। ये एनसीटी के पास शक्तियां होगा, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन होगा केवल इसी आर्टिकल 23 के उपधारा 2 के अंतर्गत। ऐसा नहीं है कि अगर वो बीएड के सर्टिफिकेट को अलाउ करती है तो वो बिहार की आने वाली भविष्य की भर्तियों के लिए या फिर अन्य राज्य की भर्तियों के लिए भी अलाउ हो जाएगा। नहीं, वो पर्टिकुलर उस लेटर में मेंशन होगा कि केवल इसी बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए ये अलाउ किया जाता है, तो आप किसी अन्य भर्ती में उसके आधार पर सम्मिलित हो ही नहीं पाएंगे। ये स्पेशल कंडीशन है, उस कंडीशन में एनसीटी अप्रूवल दे सकती है क्योंकि ये आर्टिकल 23 के उपधारा 2 में ये सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब जो भी संशोधन मैंने आपको बताया इस वीडियो में, अगर परीक्षा से पहले होता है तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में बीएड को परीक्षा में शामिल कराने के बावजूद भी वह भविष्य में जाकर के हमेशा भर्ती से बाहर ही रहेगा। केवल परीक्षा में शामिल होना नियुक्ति पत्र पाने की गारंटी नहीं है। इसका उदाहरण साफ तौर पर आप रीट 2021 का मामला ले सकते हैं। बीएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल कराया गया लेकिन उनके रिजल्ट पर ऑनरेबल कोर्ट ने रोक लगा दिया और उनको बाहर कर दिया गया उसके बाद से। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं केबीएस पीआरटी बीएड परीक्षा में सम्मिलित हुए थे लेकिन उनके रिजल्ट पर रोक है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और केबीएस पीआरटी ने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ था। तो केवल परीक्षा में शामिल होना आपका लक्ष्य है या फिर नियुक्ति पत्र पाना लक्ष्य है, तो सबसे पहले जो भी अभ्यर्थी उत्तेजित हैं कि नहीं परीक्षा अपने समय पर होनी चाहिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन को सही करवाने पर जोर दीजिए। अन्यथा की कंडीशन में परीक्षा में सम्मिलित होने के बावजूद भी आप नियुक्ति पत्र पाने के हकदार हैं ही नहीं। तो सबसे पहले परीक्षा सही तरीके से हो, नियमों कानून के अंतर्गत हो। केवल परीक्षा देना लक्ष्य थोड़ी है, नियुक्ति पत्र पाना लक्ष्य है। इसलिए बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार कि पहले स्टैंड को क्लियर कराए कि राज्य सरकार किस पक्ष में है, क्या वो बीएड को शामिल करना चाहती है या फिर नहीं। अगर बीएड को शामिल करना चाहती है तो केवल राजनीतिक मुद्दे के तौर पर या फिर वाकई में गंभीर है, और अगर गंभीर है तो परीक्षा से पहले ये सभी संशोधन करने होंगे, और अगर नहीं करती है तो निश्चित तौर पर यह भर्ती फंसाने का ही एकमात्र रास्ता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये दावा कर सकते हैं कि न्यूज एजेंसी में जाकर के जो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के स्पोक पर्सन आकर के उन्होंने ये बयान दिया है कि नहीं हम बीएड के लिए ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, अगर हमारे देश की मीडिया की क्रेडिटेबिलिटी इतनी होती तो हमारे देश की मीडिया वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 161वें नंबर पर नहीं होता। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि हमारा देश जिस प्रकार से संविधान से चलता है, जो कि संविधान एक नियमों का सेट है, उसी प्रकार से कोई भी भर्ती प्रक्रिया उसके नोटिफिकेशन से चलती है, नोटिफिकेशन में मेंशन किए गए नियमों से चलती है। अब चूंकि नियम ही पहले से गलत है और उस गलत नियम के आधार पर आप किसी एक ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल कराने जा रहे हैं जो कि एलिजिबल ही नहीं है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से, तो ये भर्ती प्रक्रिया कैसे सही हो सकती है? भविष्य में जाकर के गारंटी है कि ये फंस जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।